तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने जब किसी व्यवसायी को असामान्य हानि हुई हो तो उस दशा में सहायक कंपनी के अवितरित लाभों में अंश खरीदने से पूर्व तथा अंश खरीदने के पश्चात के लाभों का वितरण किस प्रकार करते हैं और जिस अवधि में असामान्य हानि हुई है उसका समायोजन किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की। आज अपन अधिलाभ अंशों के निर्गमन के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा आज दिनांक तक जितने भी अपन ने पॉइंट डिस्कस किए हैं उन सब के रिवीजन के तौर पर पीडीएफ आपको भेजी हुई है, जिसमें 11 नंबर प्रश्न है, उसको आप देखिएगा। उसमें ये सारा रिवीजन होगा और मैं आज उसको डिस्कस करूंगा ताकि कोई भी दिक्कत हो तो आप फोन पे पूछ लें। तो आज अपन पॉइंट डिस्कस करते हैं अधिलाभ अंशों का निर्गमन, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। यदि सहायक कंपनी ने अपने संचित लाभों से बोनस अंश दिए हैं तो सूत्रधारी कंपनी को भी उसके द्वारा धारित अंशों के अनुपात में बोनस अंश प्राप्त होते हैं। सूत्रधारी कंपनी की बहियों में इसके लिए कोई लेखा नहीं किया जाता है। उसके पास विद्यमान अंशों की मात्रा के अनुपात में बोनस अंश जो प्राप्त होते हैं उससे विद्यमान अंशों की संख्या बढ़ जाती है। अतः ख्याति या पूंजी संचय की गणना करते समय सूत्रधारी कंपनी के पास विद्यमान कुल अंशों का चुकता मूल्य घटाया जाएगा। कई बार प्रश्न पत्रों में यह लिख दिया जाता है कि बोनस अंश तो सहायक कंपनी ने दे दिए परंतु उसका लेखांकन करना बाकी है। तो ऐसी स्थिति में अवितरित लाभों का बंटवारा करते समय, मतलब सहायक कंपनी की बहियों में जो विद्यमान अवितरित लाभ हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, उनका बंटवारा करते समय उन्हें बांटने से पूर्व जिन संचित लाभों में से बोनस अंश दिए गए हैं उन लाभों को दिए गए बोनस अंशों की सीमा तक कम करने के बाद ही सूत्रधारी कंपनी तथा अल्पसंख्यक अंशधारियों में बचे हुए लाभों का बंटवारा होना चाहिए। अब आपके पास जो पीडीएफ भेज रखी है मैंने, उसमें प्रश्न पढ़िए। 31 मार्च 19 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सुपीरियर लिमिटेड तथा स्टैंडर्ड लिमिटेड के निम्नलिखित चिट्ठों और अतिरिक्त जानकारी से उक्त तिथि का समय की चिट्ठा बनाइए। तो स्टैंडर्ड कंपनी में पूंजी दी हुई है 14 लाख, सुपीरियर कंपनी में पूंजी दी हुई है 14 लाख और स्टैंडर्ड कंपनी में दी हुई है 5 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सुपीरियर कंपनी का 1,60,000 और स्टैंडर्ड कंपनी का 1 लाख। क्रेडिटर्स सुपीरियर के हैं 50,000, स्टैंडर्ड के हैं 90,000। बिल्स पेएबल सुपीरियर के हैं 10,000 और स्टैंडर्ड के हैं 15,000। आपको प्रश्न पढ़ने से पता चला होगा कि सुपीरियर लिमिटेड ने स्टैंडर्ड लिमिटेड के अंश खरीदे हैं। तो ऐसी दशा में सुपीरियर लिमिटेड होल्डिंग कंपनी होगी और जो स्टैंडर्ड लिमिटेड है वो सहायक कंपनी होगी। एसेट साइड में देखने से ऐसा पता चल गया है। फिक्स एसेट सुपीरियर की 10 लाख है, स्टैंडर्ड की 3 लाख और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ स्टैंडर्ड लिमिटेड 4,50,000 रुपये लिखा हुआ है। इसका अभिप्राय यही है कि जिसने इन्वेस्टमेंट किया वो होल्डिंग है और उधर नील है। बिल्स रिसीवेबल 10,000 और 8,000 है दोनों के, कैश 10,000 और 20,000 है और अदर एसेट्स 1,50,000 और 3,77,000 है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है अतिरिक्त जानकारी।
पहला पॉइंट लिखा है, दोनों कंपनियों का वर्ष 18-19 का शुद्ध लाभ 40,000 तथा 80,000 रुपये था। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो चिट्ठे में शेष दिया हुआ है लाभ हानि खाते का, उसमें ये लाभ समायोजित होने के बाद का शेष ही है वो। इसलिए चालू कंपनी का आपको लाभ हानि स्टेटमेंट जो सहायक कंपनी का है वो चालू वर्ष का बनाना पड़ेगा, और चालू वर्ष का लाभ हानि स्टेटमेंट जब अपन स्टैंडर्ड लिमिटेड का बना देंगे तो उससे आपको ओपनिंग बैलेंस कितना है उसका पता लग जाएगा, और बाकी भी जो सूचनाएं अपने को दी हुई है वो आपको पता लग जाएगी। मैं 1 बाय 1 बताता हूँ। जब आप लाभ हानि विवरण बनाएंगे तो बाई बैलेंस बीडी तो बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा, वो भी आ जाएगा। दूसरे नंबर पे बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000 लिख देंगे, क्योंकि ये पहले पॉइंट की सूचना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, चालू वर्ष में स्टैंडर्ड लिमिटेड ने 30/6/18 को आग से नष्ट हुए 5,000 रुपये की लागत के माल के बदले में बीमा कंपनी से 4,000 रुपये दावे की प्राप्त की। तो यहाँ 1,000 रुपये का नुकसान हुआ है। तो करंट ईयर का जो भी प्रॉफिट आपके है दिया हुआ 80,000, तो सबसे पहला काम आपको करना होगा करंट ईयर का जो, यदि ये नुकसान नहीं होता तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता वो निकालो। तो 80,000 में ऐड कर दो नेट लॉस ड्यू टू फायर रिलेटेड टू प्री एक्विजिशन पीरियड, तो 1,000 वो आ जाएगा, तो टोटल हो जाएंगे 81,000। यदि हानि नहीं होती तो हमको ये प्रॉफिट होता 81,000, और आग लगी है आपके 30/6 को। अब आगे पढ़ते हैं, क्योंकि कब खरीदें शेयर अगले पॉइंट में आएगा। तीसरा पॉइंट है, सुपीरियर कंपनी ने स्टैंडर्ड कंपनी से संबंधित 4,000 रुपये के व्ययों का भुगतान किया और उसे अपने व्ययों में शामिल कर लिया। स्टैंडर्ड कंपनी ने इसका समायोजन नहीं किया है। तो सुपीरियर कंपनी ने भुगतान किया है स्टैंडर्ड कंपनी से संबंधित खर्चों का 4,000 रुपये का, और उसने अपने खर्चों में इसको शामिल कर लिया है। तो नेचुरल है कि अपने खर्चों में शामिल किया है तो वो उसको नहीं करना चाहिए, और जो इस कंपनी का खर्चा है स्टैंडर्ड का सब्सिडरी का, तो सब्सिडरी के जो प्रॉफिट्स अंश खरीदने की बाद की अवधि में होंगे उसमें से ये 4,000 घटाने पड़ेंगे अपने को, और फाइनल प्रॉफिट जब अपन ज्ञात करेंगे तो उस परिस्थिति में जो होल्डिंग कंपनी मतलब सुपीरियर का है उसके प्रॉफिट में इसको ऐड करना पड़ेगा। तो अब अपन आगे पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है, सुपीरियर कंपनी ने स्टैंडर्ड कंपनी के 32,000 समतांश 31/7/2018 को खरीदे। खाते बंद हो रहे हैं 31 मार्च 19 को। अकाउंटिंग ईयर है अप्रैल से मार्च, तो अप्रैल मई जून और जुलाई 4 महीना, मतलब 4 महीना तो प्री एक्विजिशन की अवधि है, 8 महीना पोस्ट एक्विजिशन की। तो सबसे पहला काम अपन करंट ईयर का प्रॉफिट की बात कर रहे थे वो पूरा कर लें। तो करंट ईयर का प्रॉफिट नॉर्मल परिस्थिति होती तो 81,000 आता, उसमें प्री एक्विजिशन का रहता 81,000 इंटू 4/12, तो हो जाता 27,000। उस 27,000 में से लेस कर लेंगे 1,000 लॉस ड्यू टू फायर, तो आ जाएगा 26,000। ये 26,000 एलोकेशन टेबल में आपके बंटेगा। इसी तरह से पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट आएगा करंट ईयर का 81,000 इंटू 8/12 मीन्स 54,000, और उसमें से लेस होंगे 4,000 एक्सपेंसेज ऑफ स्टैंडर्ड लिमिटेड पेड बाय सुपीरियर लिमिटेड, तो 50,000 ये प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये 50,000 प्रॉफिट बंटेगा पोस्ट में। इसके बाद आगे लिखा है, इसके कुछ ही समय पश्चात स्टैंडर्ड कंपनी ने अपनी तत्कालिक अंश पूंजी पर 10% की दर से वर्ष 17-18 का लाभांश बांटा। पिछले साल का तत्कालिक पूंजी का मतलब उस टाइम जो पूंजी थी उस पर, और प्रत्येक 4 अंशों पर 1 अंश के हिसाब से बोनस अंश भी दिए। सूत्रधारी कंपनी ने प्राप्त लाभांश को अपने लाभ हानि खाते में जमा कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले भी समझाया हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि पहली चीज तो ये है कि 4 अंशों पर 1 बोनस अंश बांटा है, तो
नेचुरल है कि यदि पहले स्टैंडर्ड कंपनी की पूंजी 4 थी तो अब वो 5 हो गई, एक बोनस बांट दिया। तो इसका मतलब है कि अब स्टैंडर्ड कंपनी की पूंजी 5 लाख है, तो पहले कितनी थी? 4 लाख। कैसे? कि भाई 4 अंश पर एक बोनस अंश दिया, तो 5 अभी है तो पहले थी 4, तो एक अभी है तो 4/5 और 5 लाख है तो 4/5 इंटू 5 लाख, तो 4 लाख हो जाएगी। 4 लाख में जब 10 का भाग देंगे तो 40,000 आते हैं। अपन ने 32,000 शेयर खरीदते हैं तो 32,000 बटा 40,000 इंटू 100, 80% समतांश होल्डिंग कंपनी ने, सुपीरियर कंपनी ने खरीदे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। यदि यहाँ आप गलत निकाल लोगे तकलीफ में आ जाओगे, क्यों 32,000 बटा 50,000 मत करना, क्योंकि वो अच्छा। इसी तरह से जो पूंजी थी पिछले साल वो 4 लाख ही थी, बोनस के बाद 5 हुई है, तो 4 लाख पे 10% लाभांश बांटा है, तो आप लाभ हानि स्टेटमेंट बनाओगे तो टू डिविडेंड 17-18 लिखोगे 40,000, 4 लाख का 10% 40,000 होता है। और बोनस शेयर बांटते हैं 4 पर 1, तो 1 लाख के हो गए वो, 4 लाख पे 1 लाख के। तो ऐसी दशा में टू बोनस टू शेयर होल्डर आ जाएंगे 1 लाख। उसके बाद और कोई एंट्री नहीं आएगी। प्रपोज डिविडेंड ये पुराने हिसाब से लिखा हुआ है, अब प्रपोज की अपन एंट्री नहीं करते हैं, जब तक तो वो लाइबिलिटी नहीं बनती है तो बैलेंस शीट लिख दो 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बैलेंसिंग फिगर आपका आ जाएगा 1,60,000 ओपनिंग बैलेंस। इसके पश्चात क्योंकि प्रपोज डिविडेंड भी लाभ की तरह ही होता है और जब तक वो लाइबिलिटी ना हो तब तक अपन उसको लाभ ही मानते हैं, तो ये ओपनिंग बैलेंस आ गया 1,60,000। तो अब एलोकेशन टेबल अगले पॉइंट बाद में डिस्कस करेंगे। तो एलोकेशन टेबल जब अपन बनाएंगे तो सबसे पहले प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,418 का आ जाएगा, जिसमें 1,60,000 प्रॉफिट था, उसमें 40,000 तो डिविडेंड बांट दिया, 1 लाख का बोनस बांट दिया, तो 1,40 चले गए, बच गए 20,000, ये अपन लिख देंगे। इसी तरह से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 20,000 नहीं 26,000, वो लिख देंगे, अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं, प्रपोज करो उसको सीधा ही लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 26,000। उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन में प्रॉफिट आ जाएगा 50,000, अलग अलग नहीं करना पोस्ट डिविडेंड को उसको। इसके बाद जब आप बांट लोगे तो माइनॉरिटी का शेयर आ जाएगा 20,000 में 4,000 और कैपिटल प्रॉफिट आ जाएंगे 16,000। इसी तरह 26,000 में 5,200 और बचा हुआ 20,800 कैपिटल प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन में भी 50,000 का 20% माइनॉरिटी में 10,000 और रेवेन्यू प्रॉफिट में आ जाएगा 40,000। इस तरह से टोटल जो 96,000 का प्रॉफिट है उसमें माइनॉरिटी का हिस्सा आ गया 19,200, कैपिटल प्रॉफिट 36,800 और रेवेन्यू प्रॉफिट 40,000। ये टेबल बनाने के बाद आप कैलकुलेशन कीजिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल की। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ शेयर्स आपकी बैलेंस शीट में दे रखी है 4,50,000 जो आपके सॉल्यूशन में है, लेस डिविडेंड रिसीव्ड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। तो नेचुरल है होल्डिंग कंपनी को सब्सिडरी कंपनी से कितना डिविडेंड मिला 80%, तो टोटल उसने दिया है 40,000, 80% होता है 32,000, ये लेस कर लेंगे यहाँ, तो करेक्ट कॉस्ट ऑफ शेयर हो गई 4,18,000। फिर लेस करेंगे पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स में 32,000 शेयर तो अपन ने खरीदे थे, इंटू 10 हो गया 320, और 32,000 पे उसको बोनस मिले थे 8,000, क्योंकि 4 पे 1 दिया
तो 1/4 इंटू 32,000 तो 8,000, तो 8,000 इंटू 10 80,000 बोनस शेयर हो गए, तो टोटल 4 लाख यहाँ घटा लेंगे, तो आपकी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आ गई 18,000। इसके बाद आपको पता है कि कैपिटल प्रॉफिट आ रहे हैं 36,800। तो आपकी कैलकुलेशन में गलती नहीं हो, इसलिए इसका एक अलग वर्किंग नोट बना लो, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, जिसमें कैपिटल प्रॉफिट एज पर एलोकेशन टेबल 36,800 लेस कॉस्ट ऑफ कंट्रोल 18,000, तो 18,800 कैपिटल रिजर्व बच जाएगा, जो बैलेंस शीट में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में चला जाएगा रिजर्व सरप्लस में सबसे पहले। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट निकाल दीजिए, तो उसमें पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स आ जाएगी 1 लाख, क्योंकि टोटल 5 लाख में 20% 1 लाख होता है, और एड शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा 19,200, टोटल 1,19,200। ये वर्किंग नोट का काम आपका पूरा हो गया। अब देखिए आगे 2 पॉइंट और हैं दिए हुए। स्टैंडर्ड लिमिटेड के आधे देय बिल सुपीरियर लिमिटेड के पक्ष में स्वीकृत किए गए थे, इनमें से 3,000 के बिल बैंक से भुना लिए। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो बैंक से भुना ले उसको अपन नहीं घटाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के पास विद्यमान नहीं है, वो आउटसाइड लायबिलिटी हो गई है। तो स्टैंडर्ड कंपनी के जो देय बिल हैं वो हैं 15,000। तो स्टैंडर्ड लिमिटेड के आधे देय बिल सुपीरियर के पास हैं तो 7,500 के, उसमें से 3,000 के बैंक से भुना लिए, पीछे बच गए 4,500। तो बिल्स पेएबल जब दोनों के जोड़ लेंगे, सुपीरियर और स्टैंडर्ड के 10 और 15 25,000, तो इंटर कंपनी डेट्स 4,500 ही घटेगा, 20,500 फाइनल बैलेंस शीट में देख लीजिए आया हुआ है। इसी तरह से अगला पॉइंट है, स्टैंडर्ड कंपनी की बहियों में सुपीरियर कंपनी को देय 10,000 रुपये के लेनदारों में शामिल है, जबकि सुपीरियर कंपनी की लेखा पुस्तकों में स्टैंडर्ड कंपनी 12,000 से देनदार दर्शाई हुई। अंतर का कारण भुगतान मार्गस्थ होना है, ये पॉइंट पहले भी आया था, बताया था मैंने शुरुआत के पहले 2 क्वेश्चन में ही। तो जो लेनदार हैं आपके दोनों के, वो हैं सुपीरियर के 50,000, स्टैंडर्ड के 90,000, टोटल 140 हो जाएंगे। और लेनदारों में चूंकि 10,000 ही शामिल है तो इंटर कंपनी डेट्स हो जाएंगे 10,000, तो 1,30,000 आ जाएंगे। इसी तरह जब डेटर्स की बात करेंगे तो दोनों के डेटर्स दिए हुए हैं आपके, अलग से दिए हुए नहीं, अदर एसेट्स में ही लेना पड़ेगा उसको। तो अदर एसेट्स में सुपीरियर की 150 है और इसकी स्टैंडर्ड की 377 है, तो दोनों को जोड़ेंगे 527, लेस इंटर कंपनी डेट्स आ जाएगा 12,000। तो ये देनदारों में से 12,000 कट जाएंगे, तो 5,15,000 बच जाएंगे। और कैश और बैंक में कैश इन ट्रांजिट 2,000 आ जाएगा, क्योंकि उधर 10 ही है लेनदारों में, देनदारों में 12 है, तो 2,000 कैश इन ट्रांजिट आ जाएगा। तो कैश और बैंक बैलेंस है वो जोड़ेंगे सुपीरियर और स्टैंडर्ड का, तो 10,000 और 20,000 और 2,000 ये, तो टोटल 32,000 आ जाएगा। तो इस तरह आपके, और लास्ट है स्टैंडर्ड हम चालू वर्ष के लिए 10% लाभांश प्रस्तावित किया, उसकी कोई एंट्री होती नहीं है। तो अब आपकी बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो शेयर कैपिटल 14 लाख आ जाएगी स्टैंडर्ड की, कैपिटल रिजर्व मैंने बता दिया। P&L का आप वर्किंग नोट बना लो, सुपीरियर लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 1,60,000, उसमें से लेस करो डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, घटा दिया तो 1,28 बच गए, उसमें ऐड करो 4,000 एक्सपेंसेज ऑफ स्टैंडर्ड लिमिटेड रॉन्गली डेबिटेड, तो ये हो जाएंगे 1,32। और रेवेन्यू प्रॉफिट है स्टैंडर्ड लिमिटेड के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में रेवेन्यू प्रॉफिट का हिस्सा है 40,000, जब वो जोड़ोगे तो 1,72,000 टोटल आउटर कॉलम में आ जाएंगे। इसी तरह माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट अपने 1,19,200 निकाल लिया, और अब आप जोड़ लगा लीजिए तो 18,60,500 आ जाएगी। इसी तरह एसेट साइड में फिक्स एसेट्स में सुपीरियर स्टैंडर्ड की 10 लाख और 3 लाख दोनों को जोड़ोगे तो 13 लाख। BR मैंने आपको बताई दिए कि सुपीरियर के 10 और स्टैंडर्ड के 8 मिलकर 18,000, लेस इंटर कंपनी डेट्स 4,500 के 13,500 आ जाएंगे। और अदर करंट एसेट्स आ गई है, कैश और बैंक आ गया है,
जोड़ 18,60,500 ज्ञात हो जाएगी। इस तरह से अपन ने ये सीखा कि जब बोनस शेयर दिए हुए हों तो उनका लेखांकन कैसे होता है, और बाकी सारे पॉइंट्स जो अपन ने पीछे अध्ययन किए थे उनका रिवीजन हो गया। एक नया पॉइंट और आ गया कि जो खर्चों का भुगतान होल्डिंग कंपनी ने किया था उसका समायोजन वापस सब्सिडरी में और होल्डिंग में कैसे होता है, उसके बारे में भी जानकारी मिल गई। इसके बाद अपन सूत्रधारी कंपनी द्वारा सहायक कंपनी की स्थायी संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन किए जाने पर लेखांकन कैसे होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।